बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आज पहला दौर हुआ, जिसमें हुकूमत ने पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया है और इन मुज़ाकरात को जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है और अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, जिसमें पीटीआई से मुज़ाकरात और मदारिस बिल पर बातचीत की गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक भी हुआ है। क्या मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्बत पेशरफ़्त की तवक्कुआत की जा सकती हैं? मुझे अच्छी बात तो है कि मुज़ाकरा शुरू है, लेकिन 23 तारीख के बाद अब अगला इजलास जो है वो 2 तारीख को होगा और उसमें चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे पेश किए जाएंगे। ये तो मुझे बात समझ नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अच्छा तो है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन कोई संजीदगी मुझे नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, देखें तहरीक इंसाफ की तरफ से तो लोग गए भी नहीं इसमें, और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ये जो अरेंजमेंट कहते हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं और वो मतलब है कि उनके पास तो कोई मैंडेट नहीं है, मतलब अपनी पार्टी का वो इजलास करेंगे, फिर हमारी बात सुनेंगे, फिर कैसे होगा क्या होगा। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो हुकूमत और उनके इत्तेहादी और तो सारा तो कमेटी तो बन गई है, लेकिन अब तहरीरी तौर पे तो जाहिर है उन्होंने अपने मामला तो पेश किए हैं आगे। तो दुआ करते हैं कि जो भी कुछ हो, क्योंकि हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं ख़ित्ते के, और उसमें ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसको ना पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही सोशल अनरेस्ट और टेररिज्म और ये माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है, लेकिन ये कि बस दुनिया भी बहुत ज़्यादा मामलात में उलझ गई है, आसपास के मुल्क भी उलझ गए हैं, तो इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मतलब वो ये देख रहे हैं कि बस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आने वाले दिनों में जब मज़ीद दबाव बढ़ेगा मुख्तलिफ हवालों से, तो फिर उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर ये पोलिटिकल टर्मोइल रहता है और यहाँ पे इस तरह की सूरत रहती है, तो हम कैसे फिर मामलात अपने तय करेंगे, ये आने वाले दिनों में देखना है। अच्छा, 3-4 बातें बड़ी अहम हुई हैं, हो रही हैं, रोज़ हो रहा है कुछ ना कुछ, और मामलात उलझ रहे हैं और एक नई शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, जो कि बड़ी एक मतलब उसको समझना और कि आगे क्या मंजरनामा तलू होता है आने वाले दिनों में, वो ज़रा थोड़ा सा दुश्वार है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने 2-3 ऐलानात किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनका ऐलान जो पिछले 24 घंटों में उन्होंने किया है, वो उन्होंने किया है जो डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस। ये पोस्ट बड़ी अहम है क्योंकि सारी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी और सबके लिए कि डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस कौन आते हैं, ठीक है। जो है वो पैटी हेक्सेथ इससे पहले सेक्रेटरी डिफेंस अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन जो डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, और ये जो हैं ये हैं, इनका नाम है स्टीफन फिनबर्ग। अच्छा, अब ये जो हैं ये आप इस बात को इस तरह से जहन में लाएं कि ये स्टीफन फिनबर्ग जो हैं ये आगे अमेरिका की सारी जो डिफेंस पॉलिसी है, एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन, पाकिस्तान के साथ मामला, चाइना के साथ मामला, मिडल ईस्ट, सेंटकॉम, आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये बुनियादी तौर पे मेन उसमें इनका रोल होगा। ये जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग इनका बैकग्राउंड है। ये बिलियनर हैं और ये जो है ये सेरिब्रस के नाम से जो एक बड़ी प्राइवेट लिक्विडिटी फर्म है, उसको ये हेड करते हैं। 14th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो यहाँ पे स्टीव फिनबर्ग जो हैं उनकी बायो हम देख सकते हैं। वो को फाउंडर हैं, को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं सर्वरस कैपिटल मैनेजमेंट के, ठीक है, जो कि और उससे पहले वो बड़ी इंपॉर्टेंट ओहदों पे रहे हैं और वगैरह वाली सारी, प्रिंसटन से पढ़े हुए हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। स्पाई जो स्पाइस हैं ना, कैरियर स्पाइस CIA के, ये उनसे कहीं ज़्यादा हैं आगे।
ये उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। और ये जो हैं, ये जो अमेरिका की चंद बड़ी डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स हैं, उनमें से एक जो डिनकॉप है उसके ये सरबराह रह चुके हैं। अच्छा, और ये जो हैं ये बड़े पुराने जो है ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की फर्म है। दो फर्म्स हैं मशहूर, एक तो ब्लैक वाटर और एरिक प्रिंस, और दूसरी जो डिनकॉप उसके ये, उसको इन्होंने फिर 2017-18 में 19 में इन्होंने शायद दे दिया था किसी कोई और, उसके ओनर्स हो गए। लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना अमेरिका में, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो उनके रिटायर्ड लोग या सर्विस छोड़ के भी वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि वो जो लॉ है उससे बाहर ऑपरेट करते हैं, और दूसरा ये कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं और उनके पास जो है वो दुनिया भर में ज़ाहिर उनका फुटप्रिंट हर जगह मौजूद है। उनकी एक अपनी दुनिया है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे एरिक प्रिंस ब्लैक वाटर के। ये डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं जेन में रखें, और ये सेक्रेटरी डिफेंस के ऊपर होंगे, या आज मुझसे आप ये बात लिखवा लें कि ये उनसे ऊपर हों, ये होंगे मेन जो जिनके हाथ में सारे मामला होंगे। अच्छा, ये जो है इनका कुछ कुछ हमसे ताल्लुक़ रहा है, कुछ हमसे ताल्लुक़ इनका रहा है इस रीजन से। मुझे यकीन है कि हमारे जो GHQ में मौजूद लोग हैं, या अरब स्टेट्स में मौजूद लोग हैं, या जो टर्की में मौजूद हैं, या चाइना में मौजूद हैं, जो इंडिया में मौजूद हैं, वो इनको जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे डिनकॉप के, ठीक है ना, मतलब। अच्छा, अब हुआ ये कि 2000, अच्छा, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ जब से मीडिया में, चाहिए 24 साल तो हो गए, 25 साल होने, 24 साल, हमेशा जो जंगे हैं ना, इनके पीछे बज़ाहिर आपको जमहूरियत, बज़ाहिर आपको जो है वो इंसानी हकूक़ फलाना ढिमाकना, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं मकासद कुछ और होते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि यूक्रेन में भाई मिनरल्स का इशू है। इस तरह जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी दुनिया के बड़े मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये जो हमारा रेकोटिक है जी, ये रेकोटिक सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, ये आगे इसका कुछ हिस्सा, नाम है ना, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान और आगे जो बेल्ट है पूरी, तो ये जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा। और 2010 जब अमेरिका तो यहाँ आ गया था एक में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह बनानी शुरू की, फिर तहकीकात की आगे पीछे दाएं बाएं कि भाई यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स कितने हैं। तो दो दावे सामने आए उसके बाद। एक था 1 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स हैं, और दूसरा दावा ये था कि जो दूसरी रिपोर्ट थी वो ये थी कि 3 ट्रिलियंस के हैं, 3 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए पिछले दौर में तो उनका पेंटागन के साथ उनकी नहीं बनी। अच्छा, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, 2-3 साल पहले ये बात बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा क्योंकि ये आए हैं तो ज़रा मेमोरीज को रिकॉल कर लेते हैं। उनका पेंटागन से झगड़ा हुआ अफगानिस्तान में, जो ये PTI खान साहब की हुकूमत आने से पहले, खान साहब की हुकूमत आने से पहले उनका जो है वो एक मामला हुआ अफगानिस्तान में पेंटागन के साथ। 2018 में खान साहब आए ने, तो ये मैं 17 की बात कर रहा हूँ। खैर कंटिन्यू होता रहा उनका जो नुक्ता नज़र था वो। अच्छा, वो झगड़ा किस बात पे हो रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने क्या किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उन्होंने पेंटागन को एक तरफ रखा और उन्होंने 2 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलवा लिया अपने पास। जैरेड कुशनर दरमियान में आए और बाकी उन्होंने 2 बड़े प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलवा लिया। एक थे एरिक प्रिंस जो कि ब्लैक वाटर के थे, और दूसरे थे ये
जो स्टीफन फिनबर्ग है, इनको बुलाया और इनसे कहा कि भाई ऐसा है कि ये ट्रूप्स का तो हो गया है, ये तो सत्यानाश हो गया है वहाँ पे, ठीक है, और इतने बिलियन डॉलर्स हम खर्च कर चुके हैं अफगानिस्तान में, लेकिन हमने अब वो जो 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स हैं वो छोड़ दें क्या? ये बिल्कुल यूक्रेन वाला काम, वो मिनरल छोड़ दें। इन दोनों शख्सियात ने कहा कि नहीं, इसको आगे हम वहाँ पे प्राइवेट, एज अ प्राइवेट फौज आप आगे पीछे कर दें, फौजें एज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हम वहाँ पे अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम स्टे करेंगे। इसमें फटा पड़ गया, पेचा पड़ा, उन्होंने 2-3 लोग जो पेंटागन के फायर हुए वो ये कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दे रहे थे, उनमें से एक ये थे, उसमें से एक ये थे। इसी दौरान ये कोविड खान साहब की गवर्नमेंट आई, वो वहाँ गए, मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो आगे पीछे किस्सा होता रहा, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि बात सेंसिटिव है तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा वो देख लेते हैं उस वक्त का कि अफ़गानिस्तान में जनाब ये 2010 में रिपोर्ट आई थी। पहली स्लाइड, यूएस आइडेंटिफाइज वास्ट मिनरल रिचेज इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर आने की बहुत सी वजूहत हैं, उनमें से एक वजह ये रिपोर्ट है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर ट्रंप 2017 में कह रहे हैं, जुलाई 2017 में, कि ट्रंप फाइंड्स रीजंस फॉर यूएस टू रिमेन इन अफगानिस्तान मिनरल्स। सेकंड स्लाइड, मिनरल्स की वजह से रहना चाहते हैं ट्रंप अफगानिस्तान में। 25 जुलाई 2017 रॉयटर्स फिर ये बता रहा है 2018 में कि सर्बरस सीक्स सेल ऑफ यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, ये कॉन्ट्रैक्टर जो इनको, अच्छा इसको भी छोड़ें, फिर आगे चलें। ट्रंप एड्स, फोर्थ स्लाइड, ट्रंप एड्स रिक्रूटेड बिजनेसमैन टू डिवाइस ऑप्शंस फॉर अफगानिस्तान। अब यहां पे देखें आप क्या है, यहां पे ये होता है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर जो हैं वो 2 बिजनेसमैन को, जो कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग टू डिवाइस ऑल्टरनेटिव टू पेंटागन प्लान, थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स, ये मिलते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से। वो कौन है 2 लोग? अगर आगे हम इस खबर को देखें तो उसमें उन 2 लोगों के नाम आते हैं। एक का नाम है स्टीवन फिलबर्ग और दूसरे का नाम है उससे पहले एरिक प्रिंस। एक जो है वो ओन करते हैं डिनकॉप को और दूसरे ओन करते हैं ब्लैक वाटर। ये दोनों जो हैं, स्टीफन बेनन जो उस वक्त ज़ाहिर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे, और जेरेड कुशनर के साथ ये जाके मिलते हैं और ये पेश करते हैं मुतबादल एक रास्ता कि भाई ट्रूप्स को निकाल लिया जाए तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भेज दिया जाए, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फिर यहाँ जाके मामलात को निपटाते रहेंगे और ये जो मिनरल्स हैं इनको देखते रहेंगे सारे। फिर 2017 में रॉयटर्स, 21 अगस्त 2017 को रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, द विक्टर द स्पॉइल्स, ट्रंप आइज अफगानिस्तान इल्यूसिव मिनरल रिचेस। ये है जी 2017, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब वहाँ पे अगस्त में ये आता है, फिर सितंबर में गनी साहब को बुला लेते हैं ट्रंप। अच्छा, अभी इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये उससे पहले 2017 है, वो बुला लेते हैं गनी साहब को, तशरीफ लाइए। गनी साहब पहुँच जाते हैं और उनके साथ मीटिंग होती है, मुआहदा तय हो जाता है, अमेरिका का मुआहदा तय हो जाता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को जाएंगे। गनी साहब मुआहदा कर देते हैं। 7 स्लाइड, 22 सितंबर 2017 को ये मुलाकात होती है और मुलाकात में ट्रंप और गनी एग्री करते हैं कि यूएस कैन हेल्प डेवलप अफगानिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स। और फिर उसके बाद ये 2017 में ही वॉइस ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान ट्राइज टू विन ट्रंप सपोर्ट विद लिथियम, ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट है, कितनी इसकी कॉस्ट पे जो मैंने बात की, 2 बातें। एक तो CNN 2021 में कह रहा है कि तालिबान आर सिटिंग ऑन 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स, जो कि दुनिया को डेस्परेटली चाहिए। CNN कह रहा है 1 ट्रिलियन। जो ब्लूमबर्ग है 2011 का पहले जो रिपोर्ट आई थी वो कह रहा है 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन या 9 या दोनों कोट कर देते हैं, 1 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन, 2 में से एक, इसमें से दोनों पे हम बात कर सकते हैं। 2011 में जो मैंने आपसे कहा था इनिशियल जो असेसमेंट थी वो थी 3 ट्रिलियन, बाद में उन्होंने कह दिया नहीं जी 1 ट्रिलियन, लेकिन कहीं 1 या 3 ट्रिलियन के दरमियान मिनरल्स मौजूद अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, अब जो है वो यूएस मिशन
अच्छा, ये जो मुलाकात हुई थी ना, इसका लामिया निकाला मैंने आज। जो अशरफ गनी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई थी 24 सितंबर 2017 को, इसका लामिया निकाला। यूएस मिशन टू अफगानिस्तान, रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग विद प्रेसिडेंट अशरफ गनी ऑफ अफगानिस्तान। इसमें देखें आप, ये मिले न्यूयॉर्क में, अच्छा जी, कमिटमेंट्स हुई, ये सारा कुछ हुआ, ये हुआ, टेररिज्म को शिकस्त देंगे, ये देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज, ये हो गया, क्विकली डेवलप अफगानिस्तान रिच रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेस। हर जंग के पीछे कुछ ना कुछ ये सारा टोपी ड्रामा जो होता है ना, जमहूरियत लाना फलाना, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे मामला नजर आते हैं पीछे। अब उधर हो रहा है, मिल रहे हैं, वो छोटा सा एक जुमला है, असल जुमला वही है जो एक अलामिये में लिखा हुआ है, वो छोटा सा नीचे रेयर अर्थ मिनरल, असल वही है। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, ये अगर मैं एनबीसी को दिखाऊं, यही अगस्त 2017, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्या हुआ खान साहब के आने के बाद से, और फिर ये विड्रॉल के बाद, और अब ये कहानी चूंकि वापस आ गए हैं स्टीफन फिनबर्ग, तो इसलिए वो जानते हैं इस रीजन को, वो आए भी थे यहाँ पे, अफगानिस्तान का दौरा भी करके गए। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये हुआ कि 12 स्लाइड देखें तो वो कहते हैं कि इससे लूजिंग वॉर इन टेंस मीटिंग, जनरल्स के साथ शदीद झगड़ा हुआ। जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की वजह क्या थी? अब वो एनबीसी न्यूज़ देखें तो 2017 का, वापस चले जाएं, ये देखें तो आपको झगड़े की वजह नजर आ रही है। ट्रंप कंपेयर्ड अफगानिस्तान टू 21 क्लब पुश टू फाइट द यूएस कमांडर एंड ऑल्सो सेट द यूएस शुड गेट सम ऑफ द कंट्रीज मिनरल वेल्थ। आपने पैसा खर्च किया इतना, और आपने जाने दे दी हैं, और ये किया और वो किया, इन्वेट किया है, तो आप कह रहे हो कि बाहर निकलेंगे हम, कम से कम उसका वहां मिनरल्स उठा के लाओ, या मामला तो तय करो मिनरल्स के। डोनाल्ड ट्रंप, ये जो होता है ना कि स्टेट के साथ झगड़ा हो गया, फायर कर दिया, उस जमाने में भी कहा था कि इसके पीछे एक लॉजिक होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ही नहीं कि उसको फायर किया, वो ये जो थे, ये उस वक्त पेंटागन का हिस्सा नहीं थे, उनकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी या जो भी थी उसके मेंबर थे और एडवाइस कर रहे थे। ट्रंप के बहुत करीब थे, बहुत करीब। और इन्होंने मुतबादिल प्लान पेश किया था कि जी यहाँ पे अफगानिस्तान में हमें स्टे करना चाहिए, और अफगानिस्तान में स्टे करके हमें यहाँ पर हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो बाइडेन साहब आए, और उसके बाद क्या हुआ, और आगे पीछे कर आके यहाँ से अमेरिकन एग्जिट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे चाइना, वॉल स्ट्रीट जर्नल 13, चाइना फर्म साइंस 540 मिलियन ऑयल एंड गैस डील इन अफगानिस्तान। अच्छा, मैं यहाँ पे देखें, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं ना, बात कहने में क्या है, किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन एक हम एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन जितने थोड़े बहुत समझे हैं, टर्की ने मैं अभी वापस आता हूँ ये प्रेसिडेंट ट्रंप के इश्यूज़ पे, लेकिन टर्की ने जो है वो आज कतर के फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं अहमद शरार से, और डेमास्कस में कतर एयरवेज स्टार्ट हो रही है। उसके बाद वहाँ पर जो सऊदी अरेबिया का हाई लेवल डेलीगेशन गया है वो मिला है अहमद शरार से। ईरान ने कहा है कि हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन बराह रास्त अभी हम बात नहीं कर रहे। और तुर्की ने ये कहा है कि हम यहाँ पर, अच्छा, वो अहमद शरार को उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है ना, टर्की ने पूरी सपोर्ट दे दी है अहमद शरार को। तो अहमद शरार ने कहा है कि अब टर्की में कोई भी दूसरी मुसल्लह मलेशिया नहीं होगी। अब ये मैसेज किसको जा रहा है? उनको जा रहा है जो कि पीकेके वाले हैं, अमेरिका जिनको सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा यहाँ कोई मुसल्लह मलेशिया दूसरी नहीं होगी, सारी जो है वो मरकज में एक ही फौज होगी और हम होंगे, और सारा सीरिया को डीमिलिटराइज किया जाएगा। टर्की ने कहा जहां जरूरत होगी वहां पर हमारी फौज आके करेगी, यानी आपको हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे अहमद शरार को, इसलिए कि यहां पर अगर कोई टर्की के एंटाई कोई फोर्सेस बैठी हैं, हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके पास है। अब नकस मशवरा, जो गलती हो सकता है, लेकिन लुक, ये आप मिडिल ईस्ट को देखें, पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी में हमें शायद
कुछ सीखना चाहिए वो टर्की को देख के। सीरिया से उन्होंने पूरे सीरिया को हेड ऑन ही लिया है, उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट दी है उन फोर्सेस को, असद को हटाया है, पूरी सपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि जो यहां टेररिज्म करेगा हम तुम्हारे साथ हैं, इनको हम यहां पे, बजाय इसके कि वो पूरे के पूरे सीरिया को के साथ एक लड़ाई शुरू कर देते। ठीक है, बस मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, उन्होंने कहा है मुकम्मल तौर पे कि हम, उसने कहा भाई मैं तो कमजोर हूं, ये इधर से अमेरिका आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, उधर से वो आ रहा है। उन्होंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, टर्की एक मजबूत कौम है, मजबूत फैसले। उन्होंने कहा तुम्हारी सरजमीन से टर्की में पीके की दहशतगर्दी कर रही है, हम मुकम्मल तौर पे तुम्हारे साथ खड़े हैं, आगे तुम जाओ, जहां जरूरत होगी तो हमारी फौज जाएगी। और देख लेते हैं कौन आता है। सऊदी अरेबिया को भी, कतर को भी, सबको उन्होंने बुलवा लिया, जॉर्डन भी पहुंच गया आज। और अमेरिका देख रहा है कि एक मिनट ठहर जाओ, ये अब मतलब क्या हम उलझें टर्की से या ना उलझें, क्योंकि ये जो हरकत तहरीर शाम है ये भी एक जमाने में इसने भी तो सपोर्ट किया है ना दाइश के अगेंस्ट अमेरिका को, लेकिन वो उधर वो पीके और वो कुर्द, तो अब एक अमेरिका के अंदर भी एक सोच पैदा हो रही है कि यार ये तो वाकई इन्होंने तो मजबूत कौम, मजबूत फैसला। दूसरी बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या की कि जनाब ये जो पनामा कैनाल है, अब ये पनामा कैनाल जो है ये अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान एक कैनाल खोदी गई थी, एक यानी बनाई गई थी। और ये 1914 या 1904 में शायद ये अमेरिकन्स नहीं, पहले यहाँ पे फ्रांस था, फिर उसके बाद अमेरिका था, फिर वो, तो उन्होंने दरमियान में पनामा के दरमियान में से एक कैनाल खोद के, और यानी बजाय इसके कि वो जहाज जाएं, वो लंबा चक्कर काटें, तो उन्होंने कहा पैसिफिक से अटलांटिक और अटलांटिक से पैसिफिक जो है एक कैनाल बीच में से उन्होंने निकाल ली, पनामा में से गुजरती है। पनामा जो है वो, उसका और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अजीब से रहे हैं। ये जब आज़ाद होना था पनामा ने, तो उस वक्त जो पहले रोजवेल्ट थे ना, थियोडोर रोजवेल्ट, उन्होंने बड़ी हेल्प की थी पनामा की आज़ादी में। लेकिन बाद में ताल्लुकात ऊपर नीचे हुए, और इतने ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए कि एक इनका एजेंट था, खुद ही स्पाई था इनका, इनके लिए बड़ा काम किया उसने CIA के लिए। और वो जो है वो वहाँ पर बड़ा अरसा पनामा में रहा, उसने पनामा में बहुत अरसे जो है वो रूल किया। लेकिन उसके बाद जो है वो ये हुआ कि अमेरिकन्स ने वहाँ पे इन्वेड किया, उसको पकड़ा, और उसको पकड़ के, लेकिन वो क्योंकि दरमियान में वो लिबिया और इधर उधर, ये वो जो 89-90 के अंदर ये जो ये हथियार वगैरह सप्लाई हो रहे थे और ये सारे, तो उसमें उसके अंदर इसका नाम था। और ये बड़ा उस वक्त, अगर मैं इसकी कोई दिखा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बंदा है उसको उन्होंने, बहरहाल अमेरिकन ने इन्वेड किया, इन्वेड करने के बाद वो यहाँ घुसे, उसको उठा के ले गए, उठा के ले जाने के बाद उन्होंने उसको फ्रांस के हवाले कर दिया, और हवाले करके जो है वो उसकी डेथ हो गई, फिर सजाए मौत वगैरह उसको हो गई सारी। तो अमेरिकन यहाँ पे इन्वेड भी कर चुके हैं माजी में। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जो पनामा है उसको हमें चाहिए कि हम दोबारा ले लें, कब्ज़ा कर लें पनामा, क्योंकि पनामा की जो कैनाल है, ये नहर जो है, ये यहाँ से जो चाइना है उसको बड़ी मदद मिल रही है। इनका टिल्ट चाइना की तरफ हो गया है, ठीक है, इनका टिल्ट चाइना की तरफ हो गया। तो उसके ऊपर जो है वो जो पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्ट किया, और उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैन नहीं होता। वो नोरिगिया थे, मैनुअल नोरिगिया जिसको पकड़ के लेके गए थे ना, मैनुअल नोरिगिया उसको पकड़ के लेके गए थे। और ये उस ज़माने में कॉन्ट्रा स्कैंडल चल रहा था, ओलिवर नॉर्थ वाला स्कैंडल चल रहा था, निकारागुआ और ये सारा। तो ये इनका बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए काम करता था, लेकिन डबल हो गया था, फिर कंट्रोल से निकल गया था। तो पनामा में इन्वेड कर गए थे अमेरिकन, इन्वेड करके यहाँ से उसको पकड़ के ले गए थे। ये कर्नल ओलिवर नॉर्थ, बहरहाल जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि ये कौन सा बंदा है। ये वहाँ बैठ के जो कॉन्ट्रा चला रहा था उसको ले गए थे, उसको फ्रांस में उसकी डेथ हो गई। तो पनामा के साथ एक उनका, तो पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि किसी सूरत नहीं, और बड़ा सख्त उन्होंने जवाब दिया।
प्रेसिडेंट को। दूसरी जो अनाउंसमेंट हुई है, एक तो ये अनाउंसमेंट हुई है, दूसरी अनाउंसमेंट जो है वो हुई है थर्ड पोजीशन पे पेंटागन की, और वो हैं माइक डफे। माइक डफे जो हैं वो अगर हम उनका माइक डफे जो हैं ये इस तरह से है कि ये जितनी भी जो वेपन्स की जो बाइंग होगी, दूसरे मुल्कों को देना होगा, ये सारा जो है ये नंबर थर्ड पोजीशन भी आज उन्होंने अनाउंस कर दी, और वो पेंटागन में माइक डफे की है। अच्छा, माइक डफे का जो अगर आप बायो देखें ना, मैं अभी ये चूँकि 15 स्लाइड पे हम चले जाएं, यानी पेंटागन कंप्लीट हुआ आज, और उसमें जो पर्सनैलिटीज़ आई हैं पेंटागन फौज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आपको अंदाज़ा होता है कि जैसे जो नंबर 2 हैं वो तो स्पाइज, कैरियर स्पाइज से ज़्यादा आगे हैं ना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पूरी दुनिया में उन्होंने चलाए हुए हैं। लेकिन जो थर्ड पोजीशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 15 स्लाइड अगर हम दिखाएं इस पर, तो वहाँ पे माइक डफे का हमें बायो नज़र आ जाएगी। वो अच्छा यहाँ पे रोकें ज़रा, ये यूनाइटेड उनका एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के अंदर ही काम करें, इनकी आप ज़रा बायो देखें। 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, फेडरल बजट्स में 2 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है, व्हाइट हाउस में 7 सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस के साथ 14 साल तक पेंटागन में काम किया। ये कैरियर इनका पुराना वहाँ पे ये पेंटागन में रहे हैं। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी देखें आप, ये यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री डोमिनेंस, इसके ऊपर फंडिंग आ गई, ये सारा करते रहे, लेकिन इनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं? कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, advanced microelectronics and quantum technologies, a large Navy US Navy fleet, modernized nuclear weapons, the world's most advanced space satellite and robust missile defense systems. इन्होंने कई सीनियर पोजीशंस पे काम किया है वगैरह वगैरह, वो पूरा नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि ये जो है ये इनको अनाउंस किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने नंबर थर्ड पोजीशन पे पेंटागन की। तो नंबर जो सेक्रेटरी हैं, वो सेक्रेटरी जो हैं वो तो फॉक्स के ऊपर वो कमेंटेटर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो नेशनल गार्ड भी रहे हैं गुंतानामो बे में और इराक में और अफगानिस्तान में सर्व करते रहे, वो सेक्रेटरी हैं। लेकिन उनके नीचे जो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं ना, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आप देखें कि जो आज की दुनिया है, जो ग्रे जोन वॉरफेयर है बाकी, तो वहाँ पे इनकी स्पेशलिटीज़ आप देखें, रेगुलर जो जंगे हैं उनसे हट के, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्होंने लोग 2 को उठा के, ये पेंटागन है। अच्छा, तो उनके प्रेसिडेंट ने आगे से रिएक्ट किया कि भाई ये जो है ये आप ये कैसे मतलब पनामा के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा पनामा को। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 मिनट में और लेके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो ग्रीनलैंड है, नक्शे में हम देखें ना तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, लेकिन बर आज़म नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है, लेकिन वो बर आज़म नहीं है, और वो एक तरह से खुद मुख्तार भी है। और नक्शे पे अगर हम देखें तो एक तरह से वो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर भी आता है, डेनमार्क के अंडर आता है, डेनिश वहाँ पे जो है वो, लेकिन खुद मुख्तार भी है, उनके अपने भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं। अगर हम मैप दिखा सकें, 2 मिनट पे ब्रेक लेते हैं। ये ग्रीनलैंड है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लें, हम ग्रीनलैंड को खरीद लें, ठीक है। और ग्रीनलैंड को वॉल स्ट्रीट जर्नल 23rd, वाई ट्रंप रियली शुड बाय ग्रीनलैंड। अच्छा, कुछ ऐसे पहले ट्रंप की बड़े अरसे से बात चल रही है। ब्लूमबर्ग, ट्रंप 24th, ही वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड फॉर यूएस सिक्योरिटी। अच्छा, ये जो है ना ये अब ग्रीनलैंड में क्या है भाई? ग्रीनलैंड में क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। एक तो ये है कि ग्रीनलैंड की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक, रशिया, चाइना, ये बर्फ़ पिघल रही है, जैसे जैसे ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स निकलते आ रहे हैं। और अच्छा, ये ग्लोबल टाइम्स ने चाइना ने रिएक्ट किया इसके ऊपर। पनामा 22nd स्लाइड, चाइना कंसिस्टेंटली सपोर्ट्स पनामा's effort to maintain sovereignty of Panama Canal से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर रिस्पॉन्स टू यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट। 22nd स्लाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सारी। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ना कि ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर भी कहानी ये है कि वहाँ पर जो है वो
फिर वही खेल है कि वहाँ पर मिनरल्स जो हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। और ये चूँकि रेयर अर्थ मिनरल्स का खेल है तो इसलिए ये अब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए और जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनकी, उसके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रंप ने कहा ये अच्छा, ये अमेरिका पहले भी, अमेरिकन फ़ौज मौजूद है वहाँ पे, अमेरिकन आर्मी मौजूद है, पहले भी उनके प्रेसिडेंट्स ये कुछ इलाके ले चुके हैं ग्रीनलैंड के, लेकिन ग्रीनलैंड एज अ कंप्लीट, वो कहते हैं रियल इस्टेट। तो वो जो वहाँ के जो नौमुंतखब, यानी डेनमार्क के अंदर, लेकिन जो वहाँ पे ग्रीनलैंड पे हुक्मरानी है वो उनके प्रेसिडेंट, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर ही हैं, उन्होंने जनाब रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में, अब ये देखें ना, 3, 4, 5 हुकूमतें, 6 हुकूमतें और पूरे सिस्टम्स जो हैं उन्होंने एक साथ उन्होंने हिला दिए, और हिलाने के बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई साथ ही उन्होंने केन होवरे को उन्होंने डेनमार्क के अंदर एम्बेसडर भी अनाउंस किया है। और ये जो मैं बात कह रहा था ना आपसे कि ये जिस बंदे को पनामा से उठा के ले गए थे वो, और जो मर गया था उस ज़माने में 2017 में डेथ हुई, तो ये गार्डियन ने हेडलाइन लगाई थी, मैनुअल नोरिगा फियर डिक्टेटर 21st स्लाइड वॉज द मैन हु न्यू टू मच। इसको बहुत ज़्यादा पता था तो फिर ये मारा गया, क्योंकि ये जो है ना ये डबल हो गया था दरमियान में, और ये उनके लिए भी कॉन्ट्रा, उधर भी हसला बेचता था, उधर भी करता था, हुकूमतें गिराता था, बनाता था लैटिन अमेरिका के अंदर। वो कल उसके बाद बात करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो साहब, आप ये कहते हैं कि तुर्किया ने जैसे शाम में अपनी पॉलिसी बनाई है, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के हवाले से अपनी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए? देखें, सारा अफ़गानिस्तान तो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बरादर मुल्क है। वहाँ पर जो हालात डेवलप हुए 80 की दहाई से और उसके बाद, और पूरे फिर वॉर ऑन टेरर सो कॉल्ड यहाँ पे शुरू हुई, और बड़ी जानें दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के लोगों ने, और पाकिस्तान के लोगों ने भी। हमारे शहरों में दहशत गर्दी फैली, सब कुछ तरीक। ये देखें, एक बात मैं कह रहा हूँ और एक राय है कि हम, होता है ना कि टर्की ने क्या किया, हमें अपनी अफ़गानिस्तान पॉलिसी आगे जाके, एक राय दे रहा हूँ मैं, वही कि गुस्ताखी माफ़, हमें अपनी पॉलिसी जाके रिवाइज़ करनी होगी। हमारे दोस्त हैं अफ़गानिस्तान में, उनके भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए, हमारे सॉइल पे दहशतगर्दी हो रही है, उनकी सॉइल पे भी दहशतगर्दी हो रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो दुनिया आगे पीछे कहते, उन्होंने कहते रहे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उन्होंने कहते रहे, जिसने जो कहना कहते रहे। हम यहाँ से बशारुल असद को हटा के, हम ये जो मर्जी आप कहें, दहशतगर्द था, ये था, फलां था, दिमागना था, ये हम इसके साथ खड़े हैं। टर्की ने स्टैंड लिया, और टर्की ने वहाँ जाके, टर्की ने स्टैंड लिया, साथ ही कतर पहुँचा, साथ ही सऊदी अरेबिया पहुँचा, तो यूएई पहुँच रहे, मुल्क पहुँचना शुरू हो गया, अमेरिकन भी पहुँचे, आगे पीछे दाएँ बाएँ साइड तक। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई दूसरी मुसल्लह तंजीम नहीं होगी, आप आगे बढ़ के काम करें, जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं, टर्की की फौज हाजिर है, हम यहाँ से दहशतगर्दी नहीं होने। अब देखें, बात ये होती है सारी, वो बिल्कुल सीरिया को आप, मतलब मैंने इतना, जिस तरह मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा मुताबिकत कहीं नज़र नहीं आती। आपके दोस्त हैं वहाँ पे, ठीक है, वो दहशतगर्दी का शिकार हैं मुल्क। अब टर्की वहाँ से टोटल पुल आउट कर दे कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं सीरिया से, वो लड़ाई मरेंगे नहीं आपस में, वहाँ पर वो हावी आ जाएंगे, दूसरा ग्रुप हावी आ जाएगा। तो तरीका ये है कि अगर वहाँ से हमारा पड़ोस है, टेररिज्म हो रहा था और हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं यार हम आपको पूरी सपोर्ट फराहम करते हैं, ये यहाँ पे हमारी सॉइल, आपकी सॉइल से हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और बाकी बातें पे चलती रहती। लेकिन ये नहीं होता कि पूरे सीरिया के साथ टर्की लड़ाई शुरू कर दे, नहीं। मेरा ख्याल है मैं अपनी थोड़ी सी अफगान पॉलिसी को टर्की के, इससे जितना मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि टर्की ने स्टांस लिया, दुनिया बोल रही है टर्की आगे पीछे, सुन रहा है टर्की, ठीक है फाइन, व्हाट सो व्हाट, ये हमारे लोग हैं, इनको हमने सपोर्ट किया और हम जाएंगे साथ और देखते हैं कौन हमारे दहशतगर्दी करता है हमारे मुल्क में। अच्छा, तो एक तो ये 2, 3, 4 अनाउंसमेंट्स हो गई। ग्रीनलैंड, फिर ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि यूक्रेन की लड़ाई में कहीं ना कहीं आर्कटिक ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं आर्कटिक ज़रूर आएगा, चाइना ज़रूर आएगा। जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है ऊपर बर्फ़, तो साथ साथ इम्पोर्टेंस आर्कटिक की बढ़ती जा रही है,
ठीक है। और बहुत बड़ा उसका, अगर ऊपर से नॉर्थ से देखें तो रशिया के पास, फिर फिनलैंड, फिर ग्रीनलैंड भी घुस रहा है ना कहीं बीच में, इसलिए वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड को बाय ग्रीनलैंड। ये कितनी अजीब बात है कि ग्रीनलैंड को खरीद लो, पैसे दो और ग्रीनलैंड को चाइना और रशिया जाने देंगे इस वक्त, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ये आप देखें ना, ये 2019 में भी ट्रंप का इरादा था, 26 स्लाइड, ये ट्रंप कंफर्म्स ही इज कंसिडरिंग अटेम्प्ट टू बाय ग्रीनलैंड। क्या बात है जी, ग्रीनलैंड को ख़रीदना है, क्या बात है। अच्छा जी, और ये मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी ज़रा कोट कर दूं, 2018 वाला, ट्रंप पुश यील्ड्स कॉपर गोल्ड डील्स इन अफगानिस्तान, 25 स्लाइड। तो ये जो यहाँ पे सारा खेल चला है ना, इसके पीछे ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक रोल है। लेकिन अब जब ट्रंप वापस आए हैं तो अफगानिस्तान तब्दील है। अफगानिस्तान चाइना और रशिया के इस फेयर में जा चुका है। हमारे बेलारूस के सदर आए थे जी, लुकाशेंको जो है यहाँ से यूएई वापस गए, जाहिर है अपने मुल्क गए, सारा मीटिंग बड़े एक्टिव हैं, यूएई गए और यूएई में उनकी मुलाकात जो है वो एमबीजी से हुई, ठीक है, वहाँ पे हुई। और वो प्यूटिन से मिल रहे हैं, फिर चाइना जा रहे हैं, लुकाशेंको चाइना जा रहे हैं, बेलारूस चाइना, कहाँ पर आप ज़रा देखें, ये मुल्कों की इस वक्त आप समझें कि डिप्लोमेसी, आपस के ताल्लुकात आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है, सोशल अनरेस्ट कैसे कम करना है, मईशत को क्या करना, आगे पीछे दाएं बाएं। इंडिया से बराह रास्त उन्होंने आज तलब कर लिया, नोटिस भेजा है फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, और हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। और ये जो है ये प्रॉपर बांग्लादेश ने तलब की है ऑफिशियली कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। क्या इंडिया देगा नहीं देगा, क्या सिनेरियो है, क्योंकि जो, अच्छा अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो जा रहे हैं अमेरिका। ये बाइडेन दौर में ही अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर उनका अमेरिका का विजिट हो रहा है, वहाँ पर कोई समिट है, उसको वो अटेंड करेंगे। तो वहाँ पर ये देखना है कि वो जो जयशंकर हैं वो जाहिर है कि ट्रंप इंतज़ामिया को भी समझते हैं, कंटिन्यूटी है ना, ट्रंप इंतज़ामिया को भी समझते हैं, बाइडेन दौर को भी देखते हैं, तो वो यकीनन ट्रंप से भी उधर भी बात करेंगे। तो लेमडक चंद रोज़ रह गए बाइडेन के, लेकिन यह है कि, और बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर इस तरह से हुआ कि अभी तक गज़ा का सीज़ फायर नहीं हुआ, और अब भी ये वही कैदियों पे मामलात रुके हुए हैं, कैदी और उसमें जो यरगमाली और कैदी कितने छोड़ने या कितने नहीं छोड़ने, उसके ऊपर मामला अटका हुआ है। लेकिन यह है कि ये बात से ध्यान में रखें कि जो ये है ना पूरा का पूरा, आप ये सिनेरियो देखें तो, अच्छा ये इन्होंने ये जो बात की है ना, इसको डेली सभा ने आज लीड लगाया है। ये 36th न्यू सीरियन लीडर अशरा प्लेजेस नेशन वाइड डिसआर्ममेंट, सारे मुल्क में लोग असला फेंक दें। देखो स्टेट, ये डेली सभा 36 तमाम सीरिया में लोग असला फेंक दें, ठीक है। और उस पर जो है वो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी है, जो टर्की की पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है, और वो पोजीशन जो है वो ये है कि भाई अगर आप खुद कर लें, आपको ज़रूरत पड़ी तो हमारी फ़ौज आके आपको हेल्प करेगी और यहाँ से दहशत गर्दी नहीं होने देगी। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है उनकी, ठीक है। और ये द टाइम्स, ये टाइम्स लंदन जो बड़ा मोकर जरीदा है, 37th, वो कहते हैं कि ऑन द फ्रंट लाइन विद सीरियन टर्किश, ठीक है, सीरियन फोर्सेस टेकिंग ऑन कुर्द्स। अब वो कह रहे हैं कि कुर्द, लेकिन ये वो कुर्द हैं जिनको टर्की पीकेके कहता है। बात ये है सारी कि वो अच्छा यहाँ पर आज जो मैंने आपसे कहा ना, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर, कतर के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद जो है वो जो, अच्छा ये अब इनको सपोर्ट चूँकि मिल रही है ना, इसको एम एस शरा को सपोर्ट मिली शुरू हो गई, टर्की की, कतर एयरवेज शुरू हो रहा है, बस सारे। तो अब ग्रेजुअली जो है वो ये यहाँ पे जोर पकड़ के उन कुर्दों की, वो जो कुर्द हैं उन कुर्दों, वो जो कुर्द पीकेके वाले हैं उनके अंदर की मोसाद बैठी हुई है, उनके अंदर की मोसाद बैठी हुई है, ठीक है। तो आज इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया, इन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया टर्की की मुशावरत के साथ, लेकिन एक सपोर्ट मिल गई ना कि अमेरिकन भी आ गए। अच्छा इशू ये सारा जो मैं बात कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे
अहम बात है वो ये कि ईरान भी कहीं ऑन बोर्ड है, ईरान भी कहीं ऑन बोर्ड है, और इस बात को असेस कर रहे हैं बाकी मुल्क के ईरान। अच्छा, जर्मनी ने आज कंडेम किया है कि ये टर्की जो लड़ रहा है PKK या जो भी दूसरी साइड है, देखिए ना, SDF और NSF के दरमियान, SNF के दरमियान लड़ाई हो रही है, तो वो कहते हैं कि जी जर्मनी ने और यूरोप ज़ाहिर है कि, लेकिन यूरोप वो सब देख रहे हैं इस वक्त कि अभी ये पिक्चर किस तरफ जाती है और ट्रंप क्या पोजीशन लेते हैं, क्योंकि ट्रंप को 3-4 इश्यूज ऐसे मिल गए हैं जो मुश्किल हैं। एक तो ये उनको रिजॉल्व करना मुश्किल है, एक तो ये सीज़फायर नहीं हो रहा गज़ा का। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ये था कि नेतन्याहू या तो ये पहले से पहले सीज़फायर हो, और जो अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं बच्चों के, और कल तो बहुत रात को उन्होंने जो सो कॉल्ड अल मसावी का ह्यूमैनिटेरियन जोन है वहाँ पर उन्होंने बॉम्बिंग की है नेतन्याहू ने। इसका क्या हल निकलेगा? फिर ये है कि शाम, सीरिया जो मिला है वो कुर्दों के साथ, तो उधर तो कुर्दों के तो मतलब अर्दोगन खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, उन्होंने पहले से सारा होमवर्क करके मुल्कों के साथ आगे पीछे दाएं बाएं वो स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने। फिर तीसरी बात जो है वो, अच्छा, इसराइल जो है वो उसका ख्याल था कि दुरूज पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ, ये अब ये इन्होंने बयान दे दिया कि सारे जो यहाँ पे सब हथियार फेंक दें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डर किया है गोलान की पहाड़ियों को चढ़ के जो इधर आए हुए थे उनको भी ऑर्डर किया है कि हम आपको भी हेड ऑन लेंगे, उनको भी ऑर्डर चला गया कि आपको भी हेड ऑन लेंगे, इधर भी लेंगे और आपको भी लेंगे, क्योंकि प्रेशर ये आ रहा है कि जी आपने, इसराइल कैसे चढ़ गया ये गोलान की पहाड़ियों पे, तो इसराइल को भी मैसेज गया है। तो इसराइल ने भी आज ज़रा आंखें वाँखें दिखाई हैं कि ये हम तो ये है फलाना ढिमाग। इन्होंने मैसेज दिया है कि तमाम सीरिया जो है उसके अंदर और कोई फौज नहीं होगी, सब असला फेंक के हम यहाँ खड़े हैं, और टर्की पीछे है और प्लस अरब ममालिक भी पीछे, और ईरान जो है उसको एक कवर मिला क्योंकि इस वक्त अटैक उस पर होना है नहीं होना, वो और फ्रंट्स खुल गए हैं बहुत सारे। तो इस वक्त जो है वो ये देखना है कि वो क्या होता है नहीं होता, ईरान उसको आगे खींच के लेके जा रहा है। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने आपसे बात की ना, कि इस पूरे सिनेरियो में ये यहाँ पे हो रहा है, साथ उसके यूरोप के अंदर एक क्राइसिस है, यूरोप के अंदर क्राइसिस है, उधर कनाडा में क्राइसिस है, उधर वो लैटिन अमेरिका, ग्रीनलैंड खरीदना चाहता हूँ। जैसे डेनमार्क जो है, ये जैसे ही उन्होंने डेनमार्क के एम्बेसडर का ऐलान किया उन्होंने नाम का, तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड खरीदना है। अब ग्रीनलैंड को खरीदना है तो ये कैसे होगा, मतलब आइलैंड को कैसे खरीदेंगे आप, पैसे देके कितने का, मतलब रियल एस्टेट मतलब वहाँ पे कैसे खरीदेंगे? तो वो डेनमार्क तो चुप रहा, लेकिन जो ग्रीनलैंड के उनके गवर्नर या जो उनके जाहिर है कि उनके अंडर आते हैं, काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी भी है, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। और चाइना मौजूद है और रशिया मौजूद है आर्कटिक के अंदर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग खूनरेजी तो है, लेकिन एक चेस बोर्ड बन रहा है नया, उसको अब सबको छोड़ के एक तरफ वापस आए तो मुज़ाकराती कमेटी अगले 10 दिनों में एक चार्टर डिमांड पेश करेगी, उस पर फिर गौर होगा। ओ भाई खुदा का वास्ता, ये हम लोग कर क्या रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल केओस नहीं होना चाहिए, मईशत ठीक होनी चाहिए, सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट होनी, ये इश्यूज हैं 7-8 इशू, इस पर कंसंट्रेट करें सारे मिलके सब। और ये देखें कि कहाँ पे ये क्या पेटी इश्यूज में पड़ गए हैं सारे। तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, और फिर मैं इसके साथ ही कहता हूँ, क्योंकि ये रियासत के जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये अरेंजमेंट कंपेटेबल नहीं है, इसकी ओनरशिप नहीं है, तो इसीलिए उसकी वजह से ये हम जो है ना एक इस बदकिस्मती से इस वक्त जो बड़े फैसले हो रहे हैं दुनिया में, तो हम कहीं दरमियान में ये कितना बेंच होगा, कितना रुकनी बेंच होगा, कमेटी में कौन होंगे मेंबर, उसने यूं कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये सारे चलती रहती हैं चीज़ें। रियासत के मुल्क की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाने का वक्त है, तो हम तो गुजारिश कर सकते हैं सिर्फ, और उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह इससे हम जल्द निकलेंगे। लेकिन बात वही है कि सिस्टम निश्ता जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। निकल जाएंगे इससे इंशाल्लाह ताला। हम ये इस तरह के आते हैं क्राइसिस, लेकिन बस इससे जल्दी निकलें, काफ़ी हो गया, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजिंग है, बड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग है, बड़े बड़े जान है कौम के अंदर, तो इससे निकलें ज़रा छोटे इशू से, तो फिर बड़े इशूज़ की तरफ तवज्जो नहीं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के तो नवाह के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।